नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले में आज जिला स्तर में कुछ पॉइंट्स पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि वाराणसी को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार विवाद जो है वो जारी है। दोनों पक्षों के अलग अलग दावों और सर्वे के बाद अब कोर्ट में एक और अहम सुनवाई होने जा रही है। अब वाराणसी की कोर्ट ये सुनवाई करेगी कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद नंदी के सामने की दीवार को तोड़ा जाएगा या नहीं। इसके अलावा कोर्ट वजूखाने को सील करने को लेकर भी फैसला आज सुना सकता है। तो वहीं बात करें तो मस्जिद मामले पर लेकर के ज्ञानवापी मस्जिद मामला जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है और आज बताया जा रहा है कि कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है और फैसला भी निकलकर सामने आ सकता है। तो वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी। दीवारें गिराकर सर्वे कराने की जो मांग है ये भी की जा रही है और इसी को लेकर के सुनवाई भी होगी। साथ ही मछलियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी बात कही जा रही है ताकि सर्वे जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, नए मदरसों को अनुदान नहीं देने का कैबिनेट में फैसला लिया गया है। नए मदरसों को अब नहीं मिलेगा अनुदान। तो यूपी कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को किसी तरह का अनुदान नहीं दिया जाएगा। योगी सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित करते हुए अखिलेश सरकार की पुरानी नीति को अब खत्म कर दिया है। नए प्रस्ताव के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर भी मदरसों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं। इनमें से 549 मदरसों को इस समय सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब नए मदरसों को कोई भी सरकारी मदद जो है वो नहीं मिलेगी और अखिलेश सरकार द्वारा जो ये नीति लाई गई थी फिलहाल इसको भी अब खत्म कर दिया गया है। तो यूपी कैबिनेट में ये योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। नए मदरसों को अब अनुदान नहीं मिलेगा। यूपी कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल अभी जितने भी पुराने मदरसे हैं उन सभी को अनुदान राशि फिलहाल दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अब आगे के लिए बात जो है वो कही जा रही है कि नए मदरसे जो भी होंगे वहां पर अब सरकारी मदद जो है वो नहीं दी जाएगी। यूपी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है और साथ ही अखिलेश द्वारा जो नीति लाई गई थी फिलहाल उसको भी योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं। इनमें से 559 मदरसों को इस समय सरकारी अनुदान जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन अब नए मदरसों को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। तो योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में प्रस्ताव पारित करते हुए अखिलेश सरकार की पुरानी नीति को भी योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया है। नए प्रस्ताव के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर भी मदरसों को कोई राहत अब नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा फैसला है जो यूपी सरकार द्वारा लिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला सामने आया, जहां ज्ञानवापी मामले में कानूनी सहायता दी जाएगी। मुस्लिम पक्षों को सभी कानूनी सहायता दी जाएगी। ये फैसला निकलकर सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्षों को सभी कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केंद्र और देश के राजनीतिक दलों पूजा के अधिकार अधिनियम 1991 पर उनका क्या रुख है ये पूछेगा। साथ ही बोर्ड को लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद के हर पहलू के बारे में लोगों को खुले तौर पर नहीं बताया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद, टीपू सुल्तान, नमाज विवाद और देश में मुसलमानों से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इन सब के बारे में साथ ही किताबों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और पैम्पलेट्स के माध्यम से भी बोर्ड की बैठक 2 घंटे तक चली और इसमें बोर्ड के 45 सदस्यों ने भाग लिया।
पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा जुड़ गए हैं। और कुलदीप, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे के लिए ये बड़ा फैसला लिया है, क्या अपडेट आपको अभी मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले कई दिनों से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एक के बाद एक नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, अदालत में चीजें जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कल उसकी दिल्ली में जो है एक बड़ी अहम बैठक हुई और ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली और इस बैठक में बोर्ड के करीब 45 सदस्यों ने जो है वो भाग लिया और इसमें 2-3 चीजों को लेकर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है वो फैसले लिए। पहला सबसे बड़ा फैसला तो इसमें ये लिया गया है कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो मुस्लिम पक्ष है उसको जो है अदालत में जो है वो कानूनी मदद जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उपलब्ध कराएगा। यानी जो अभी तक ये था कि जो मुस्लिम कमेटी जो अदालत में इस पूरे मामले को उठा रही थी, अब आप कह सकते हैं कि उस काम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो मस्जिद कमेटी की मदद करेगा। वहीं ये भी मानना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं जो अधिनियम 191 है उसका जो है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, उसको जो है उसका पालन नहीं किया जा रहा। तो इसको लेकर मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो अधिनियम के बारे में केंद्र सरकार के साथ साथ जो देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे भी उनके रुख के बारे में पूछेगा। वहीं मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड को ये भी लगता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो सर्वे चल रहा है उसके बारे में लोगों को पूरा सच नहीं बताया जा रहा है और ऐसे में मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो चाहे वो ज्ञानव्यापी मस्जिद हो, चाहे वो टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ विवाद हो या फिर नमाज से जुड़ा हुआ विवाद हो या फिर देश के मुसलमानों से जुड़ा हुआ विवाद हो, इनके बारे में जो है वो लोगों को जो है वो प्रचार के जरिए जागरूक करने की कोशिश करेगी। तो ये 3 बड़े फैसले जो है कल जो देर रात तक दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चली उसमें ली गई और सबसे बड़ा फैसला ये कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ज्ञानव्यापी मामले में पक्ष है उनकी कानूनी मदद करेगा। बिल्कुल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कार्ति चिदम्बरम के करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने भास्कर रमन को गिरफ्तार किया है। वीजा बनवाने के मामले में सीबीआई की ये कार्रवाई जो है वो की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के करीबी को सीबीआई ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि वीजा भ्रष्टाचार के मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने देर रात भास्कर रमन को गिरफ्तार किया है जो कार्ति चिदम्बरम का करीबी है। इसी मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के घर और दफ्तर में भी छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने चिदम्बरम के करीबी को देर रात चेन्नई से गिरफ्तार किया है। इससे पहले लाखों रुपए लेकर के वीजा बनवाने के मामले में सीबीआई ने कार्ति के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। तो वीजा बनवाने के मामले में सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई है। कार्ति चिदम्बरम के करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवनीत राणा पर जमानत रद्द होने की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। राणा दंपत्ति ने कोर्ट के शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्हें राणा दंपत्ति को आज मुंबई की अदालत को अपना जवाब देना होगा। जमानत मिलने से पहले ही कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कई बार मीडिया से बातचीत की, साथ ही कोर्ट के नियमों का भी उन्होंने उल्लंघन किया और अब कोर्ट उनकी जमानत रद्द भी कर सकती है। तो ये बड़ा फैसला जो है वो इस पूरे मामले पर भी निकलकर सामने आ सकता है। नवनीत राणा ने क्योंकि कई शर्तों का उल्लंघन किया है, कई नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते राणा दंपत्ति की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने के बाद से अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इससे पहले भी डिप्टी सीएम सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां ब्रजेश पाठक ने कई कमियों को सही करने का भी निर्देश दिया है। ब्रजेश पाठक के अचानक पहुंचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, चूंकि उनके पास स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी पूरा जिम्मा है, जिसके चलते वे बखूबी अपनी ड्यूटी को भी निभा रहे हैं और साथ ही अस्पतालों का जाकर के वे औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई बार अस्पतालों का दौरा किया है और जो भी कमियां वहां पर पाई गई हैं उसको लेकर के सख्त निर्देश भी दिए हैं। और एक बार फिर से ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया है। लखनऊ से ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहां जब ब्रजेश पाठक अस्पताल में पहुंचे उसके बाद अचानक से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम का ये औचक निरीक्षण रहा। लगातार वे औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में जो भी व्यवस्थाएं नहीं है उनको सुधारने का काम भी किया जा रहा है। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 27 महीने से आजम सीतापुर जेल में बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा रामपुर की अदालत में उनकी पेशी चल रही है। लेकिन इस बार रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है और आजम खान और उनके सहयोगियों पर रामपुर के डूंगरपुर बस्ती के मकानों को उजाड़ने का आरोप है। आजम खान और उनके सहयोगियों पर 12 मुकदमे दर्ज हैं। इन 12 मुकदमों में से कुछ मामलों में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चार्ज फ्रेम भी किया जा चुका है और कुछ मामलों में चार्ज फ्रेम होना अभी बाकी है। तो आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 27 महीने से आजम खान जेल में है। जब भी उनके जमानत को लेकर के सुनवाई होती है तो जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाता है। साथ ही कई मुकदमे जो हैं वो आजम खान पे दर्ज हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना आजम खान को करना पड़ रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट सेशन कोर्ट रामपुर में मोहम्मद आजम खान और उनके साथ अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध थानागंज से संबंधित लगभग 12 प्रकरण चल रहे हैं, जिनमें से 2 मामलों में 13/5 को सुनवाई हुई और अगली तारीख चार्ज फ्रेमिंग के लिए नियत की गई है। ये मुकदमे हैं 507/2019 और 513/2019 थानागंज के। मोहम्मद आजम खान और उनके लोगों के खिलाफ वादी मुकदमा द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं कि एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पर मोहम्मद आजम खान के इशारे पर उनके लोग वहां पहुंचे, वादीगण के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, उन्हें घरों से बेदखल कर दिया और उनका जो दैनिक इस्तेमाल का सामान था वो लूटपाट कर वहां से निकाल लिया गया, डैमेज कर दिया गया और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। बाद में उस जगहों पर काशीराम आवास बना दिए गए। चूँकि वो लोग उनके विरोधी दल से संबंधित थे। इन सब के संबंध में लगभग 12 एफआईआर थानागंज में पंजीकृत हुई हैं। इनमें कुछ एक में चार्ज फ्रेम हो गए हैं और कुछ एक में चार्ज फ्रेम होना बाकी है। माननीय न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। 24/5 में वो व्यक्तिगत रूप से चार्ज फ्रेमिंग के वक्त उपस्थित रहेंगे। अगली कार्यवाही 24/5 में। एमपी एमएलए कोर्ट खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के किसान गेहूं खरीद पर बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने को लेकर के समेत कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ जाने से रोके जाने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ मोहाली सीमा के निकट धरने पर बैठ गए। वहीं मुख्यमंत्री भगवत मान ने विरोध को साथ ही अनुसूचित और अवांछनीय करार दिया है। उन्होंने पंजाब के घटते जल स्तर को रोकने के लिए राज्य सरकार का साथ देने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। इससे पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री बुधवार तक प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक नहीं करते हैं तो वह अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ की ओर बढ़ेंगे।
यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक है। बस के पूरी तरीके से परकच्चे उड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि बस और ट्रक में जोरदार ये भिड़ंत हुई थी, जिसके चलते 3 लोगों की तो मौत हो गई, साथ ही 31 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी लोग, बताया जा रहा है कि गोवर्धन दर्शन कर दिल्ली की ओर वापस लौट रहे थे, जिस दौरान ये बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रात्रि लगभग 11 बजे थाना नवझील क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर माइलस्टोन 66 के निकट एक बस संख्या यूपी 1780-1785 जो कि गोवर्धन मथुरा से दिल्ली की ओर जा रही थी, एक ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके फलस्वरूप 34 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। अन्य शेष 12 लोगों का उपचार CSC नवझील एवं 19 लोगों का उपचार कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में हो रहा है। इस प्रकरण में कारणों की जांच करते हुए अग्रिम विधि कार्य सुनिश्चित की जाएगी। व्यापी मस्जिद विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर इस तरह के मुद्दे भड़काए जा रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के ये इंडिविजिबल मित्र हैं जो समय समय पर निकल करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही ये अदृश्य इनके सहयोगी हैं जो निकल करके आते हैं और जानबूझ करके नफरत के बीज डालते हैं। जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने भी या और फैसलों में भी इस बात को कहा गया है कि पुरानी चीज़ों को नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के सारे में हिंदू मुस्लिम झगड़े लगे रहे, नफरत फैलती रहे। बुनियादी सवाल हैं, उन पर चर्चा ना हो। महंगाई पे चर्चा ना हो, डीजल की महंगाई पे चर्चा ना हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही उसकी पे चर्चा ना हो, स्टील महंगी हो गई उस पर चर्चा ना हो, सीमेंट महंगा हो गया उस पर चर्चा ना हो, कड़वा तेल महंगा हो गया उस पर चर्चा ना हो। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का काम करती है। उन्हीं के सहारे पर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं और जब ये सवाल उठाए जाते हैं, कहीं ना कहीं आप देखना कुछ ना कुछ खरीदी जा रही चीज़ें, कुछ ना कुछ बिक रही हैं। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी 1 नेशन 1 राशन। हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कहे कि एक देश एक पूंजीपति। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की साजिश से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने यात्रियों की जरूरत के हिसाब से श्रीनगर में विमान सेवाएं बढ़ाने समेत कई निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और इसके साथ ही 6000 फुट से ऊपर की ऊंचाई पर 100 बेड अस्पताल बनाने को भी कहा गया। रास्ते में यात्रियों के रुकने के लिए टेंट सिटी की व्यवस्था भी की जाए। इसके साथ ही बात की जा रही थी कि आपदा से निपटने के लिए विशेष इंतजाम भी किए जाने चाहिए। रास्ते में प्रकाश के लिए पूरी व्यवस्था का इंतजाम करने को भी निर्देशित किया गया है। ये बैठक 2 चरण में हुई है। पहले चरण में करीब 45 मिनट तक बैठक चली और इसके बाद लॉजिस्टिक्स को लेकर के बैठक हुई थी। वहां पर स्वास्थ्य, सड़क संचार को लेकर के क्या काम चल रहा है और कब तक पूरे हो जाएंगे, इस पर भी गहनता से चर्चा की गई है। इस बैठक में अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव AK भल्ला, CRPF की DG कुलदीप सिंह समेत कई लोग इसमें शामिल रहे थे। अयोध्या के नाम से जाने वाली नगरी वो नगरी है जो कल भी महत्वपूर्ण थी और आज भी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में सरकार इसे भविष्य में और ज्यादा महत्वपूर्ण और वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड क्लास होगा सरयू के तट पर बसा अयोध्या। कुछ सालों में विदेश जैसी दिखने लगेगी रामनगरी।
हाईटेक रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की होगी शुरुआत। नया अयोध्या और बाईपास बनाने का भी जारी है प्रयास। जी हाँ, 21वीं सदी में राजनीति का केंद्र बनी अयोध्या को अब और ज्यादा हाईटेक करने की तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में अब सरकार अयोध्या में राम मंदिर के अलावा कई ऐसी चीजों को हाईटेक करने के मूड में है, जिससे आने वाले सालों में अयोध्या नगरी सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि विदेश जैसी दिखने वाली राम नगरी बन जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने साल भर ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स को लागू किया है। इन परियोजनाओं में शामिल आकर्षणों को विश्व स्तर पर भी ले जाया जाएगा। हर प्रोजेक्ट्स और निर्माण जोरों शोरों से चल रहे हैं और जिला प्रशासन दिसंबर 2023 तक ज्यादातर परियोजनाओं को खत्म करने के लिए तेजी से काम करने में लगी हुई है। चलिए आपको 5 ऐसे विश्व स्तर के आकर्षण बताते हैं जिनके बनने के बाद ये शहर किसी विदेश से कम नहीं लगेगा। अयोध्या में रेलवे स्टेशन बनाने का काम। अयोध्या में रेलवे स्टेशन को बनाने का काम चल रहा है। इस रेलवे स्टेशन से रोजाना करीब 1 लाख यात्री सफर कर सकते हैं। साथ ही भीड़ को कम करने के लिए यहाँ फुटओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा और पूरी प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए से 126 करोड़ बताई जा रही है। साल के आखिर तक इस काम को पूरा किया जाएगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी ध्यान। अयोध्या प्रशासन शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी ध्यान दे रहा है। ये प्रोजेक्ट भी सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पूरी प्रक्रिया के निर्माण को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। नया अयोध्या शहर एक नई पहल। ये प्रोजेक्ट सरकार की टॉप प्राथमिकताओं में से एक है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद इस परियोजना को कैसे शुरू करना है, कब तक पूरा करना है जैसे प्लान बनाने में लगी है। अयोध्या महायोजना 2031 प्लान। अयोध्या विकास प्राधिकरण का इस जगह को बेहतर बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्लान के अनुसार ये शहर के सभी हिस्सों के विकास को देखते हुए बनाया जाएगा। इसमें नए क्षेत्र भी शामिल होंगे जो विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अयोध्या बाईपास का निर्माण। बाईपास का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से आसपास के धार्मिक स्थलों को शहर से जोड़ेगा। अयोध्या विकास योजना के अनुसार बाईपास को इस मार्ग से 51 धार्मिक स्थलों को जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।